नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज की क्लास में हम बात कर लेते हैं हमारी आरपीएससी जो बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी, और बायोलॉजी में भी हम हमारा मैक्सिमम पोर्शन हमारा हो गया था। आज हम बात कर लेते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में, यानी कि संवेदी जो ग्राही होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स देखो, सेंसरी रिसेप्टर्स में आँख और कान के बारे में हम आज बात करेंगे। आँख और कान को टीलियो रिसेप्टर्स कहते हैं, क्योंकि ये दूर की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। क्योंकि ये दूर क्या होता है, दूर की जो संवेदनाएं होते हैं उनको ग्रहण करते हैं, इसकी वजह से इसको बोलते हैं टीलियो रिसेप्टर्स। ठीक है। अब आँख की जो संरचना है, आँख के बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइज जो होती हैं प्रकाशग्राही संवेदनांग है। कैसा है, प्रकाशग्राही होता है। संपूर्ण नेत्र का केवल 1/6 भाग ही बाहर से पलकों के मध्य में दिखाई देता है, यानी कि बाहर से 1/6 पोर्शन जो होता है वो ही दिखाई देता है। संपूर्ण जो नेत्र होता है उसका बाकी अन्य पोर्शन जो होता है वो उसके अंदर ही होता है। नेत्र गोलक की आंतरिक संरचना के बारे में बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आईबॉल के बारे में देखो, नेत्र गोलक की जो आंतरिक संरचना होती है किस प्रकार से होती है उसके बारे में बात करें तो नेत्र गोलक की दीवार में 3 स्तर होते हैं। जो नेत्र गोलक होता है उसकी दीवार में कितने स्तर होते हैं? 3। एक तो होता है फाइब्रस ट्यूनिक, यानी कि 2 भाग प्रेजेंट होते हैं, कॉर्निया और स्कैलरा। देखो, फाइब्रस ट्यूनिक जो भाग होता है, पहला भाग होता है फाइब्रस ट्यूनिक, यानी कि नेत्र गोलक जो होता है उसके भी 3 भाग पढ़ रहे हैं, उसमें भी फाइब्रस ट्यूनिक होता है, 2 भाग प्रेजेंट होते हैं, कॉर्निया और स्कैलरा। रुधिर वाहिनियाँ इसमें एब्सेंट होती हैं। ठीक है। जो कॉर्निया होता है उसमें क्या होती है, जो रुधिर वाहिनी होती है वो एब्सेंट होती है, और इसको ट्रांसप्लांटेशन में ये सफल होता है, क्योंकि रुधिर वाहिनियाँ यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। इसी की वजह से ट्रांसप्लांटेशन कॉर्निया का हो सकता है, संभव भी है। स्कैलरा नेत्र गोलक के अंदर का जो भाग होता है उसको बोलते हैं स्कैलरा, यानी कि कॉर्निया तो बाहर से दिखता है, स्कैलरा उसके अंदर होता है। तो ये फाइब्रस ट्यूनिक वाली लेयर होती है। दूसरी लेयर होती है संवहनीय स्तर, यानी वस्कुलर ट्यूनिक जो होती है। आँख का जो रंगीन भाग होता है, यानी कि मेलानिन वर्णक की उपस्थिति के कारण जो आँख का रंगीन भाग होता है वो होता है वस्कुलर ट्यूनिक। रक्त कोशिका का सघन जाल बना हुआ, रक्त जो ब्लड वेसल्स है इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें पाई जाती हैं। आँख का रंगीन भाग होता है मेलानिन वर्णक की उपस्थिति के कारण। यह स्तर 3 भागों का बना होता है, एक तो कोरॉइड लेयर, एक सिलियरी लेयर, सिलेरी बॉडी। ठीक है। एक तो होती है कोरॉइड लेयर। यह स्तर 3 भागों का बना होता है। एक तो होता है कोरॉइड लेयर, नेत्र गोलक गुहा को काला करता है, आंतरिक रिफ्लेक्शन को रोकता है। ये जो कोरॉइड लेयर होती है, देखो संवहनीय स्तर में 3 लेयर्स होती हैं। एक तो कोरॉइड लेयर होती है, एक सिलेरी बॉडी होती है, एक आइरस होता है। तो कोरॉइड जो लेयर होती है, नेत्र गोलक जो गुहा होती है उसको काला करता है और आंतरिक रिफ्लेक्शन को रोकता है। आंतरिक जो रिफ्लेक्शन होता है उसको कौन रोकता है? कोरॉइड लेयर। रेटिना को पोषण कौन देती है? कोरॉइड लेयर देती है। सिलेरी बॉडी क्या करती है? सिलेरी प्रवर्ध इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो नेत्र गोलक को क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं। और इसके अलावा आइरिस का फंक्शन क्या होता है? देखो, आइरिस क्या होता है? वर्णक युक्त व आदर्श अपारदर्शी संरचना होती है। वर्णक युक्त होती है, युक्त होती है और अपारदर्शी संरचना होती है। लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ छिद्र जो होता है उसको कहते हैं प्यूपिल। लेंस के सामने जो आई लेंस होता है ना, आई लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ जो छिद्र होता है उसको बोलते हैं प्यूपिल। इस प्यूपिल से होकर प्रकाश नेत्र गोलक तक पहुंचता है। जो प्रकाश जो होता है वो नेत्र गोलक तक पहुंचता है प्यूपिल से होकर के। आइरिस के से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं प्यूपिल। हमारी आई में अगर हम नोटिस करेंगे तो एक आइरिस होता है और आइरिस से घिरा हुआ जो छिद्र होता है आइरिस बोलते हैं। जैसे ये बड़ा गोला है इसको तो आइरिस, इसमें भी एक छिद्र सा होता है छोटा डार्क सा, उसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है। प्यूपिल से होकर के प्रकाश जो होता है वो नेत्र गोलक तक पहुंचता है। 2 प्रकार की मांसपेशियां प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है आइरिस की जो संरचना होती है उसमें 2 प्रकार की मांसपेशियां, एक तो रेडियल डायलेटरी मसल्स होती हैं, इनके संकुचन से आइरिस संकरी हो जाती है और पुतली का व्यास बढ़ जाता है। संकुचन से आइरिस जो होती है वो सक्रिय हो जाती है और पुतली का व्यास बढ़ जाता है। और वर्तुल स्फेंक्टर पेशियां जो होती हैं तेज प्रकाश में, इनके संकुचन से आइरिस की चौड़ाई बढ़ जाती है और पुतली का व्यास कम हो जाता है। यानी कि अगर चौड़ाई बढ़ रही है तो व्यास कम हो जाएगा। ठीक है। व्यास क्या होगा? कम हो जाएगा। ये सामान्य सी बात है। जैसे ये इसकी चौड़ाई बढ़ रही है तो इसका व्यास जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है।
तो वर्टल स्फिंक्टर पेशिया और रेडियल डायलेटरी मसल्स, ये दो प्रकार की होती हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? आइरिस में। इसके अलावा है सिंपैथेटिक जो होता है और पैरासिम्पैथेटिक। देखो, एक तो होता है सिंपैथेटिक और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो भाग होता है, जो हमने बात की थी एएनएस और पीएनएस की, एएनएस के जो पार्ट्स पढ़े थे, एक तो अनुकंपी, परानुकंपी। तो अनुकंपी वाला भाग जो होता है वो पुतली के व्यास को बढ़ाता है। देखो, अनुकंपी वाला जो भाग होता है वो पुतली का जो व्यास होता है उसको क्या करता है? बढ़ाता है। जबकि सिंपैथेटिक जो भाग होता है वो व्यास को क्या करता है? कम करता है। पैरासिम्पैथेटिक कम करता है, पुतली के व्यास को बढ़ाता है सिंपैथेटिक। आइरिस पुतली के व्यास को घटा या बढ़ाकर नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस का जो मेनली जो फंक्शन होता है वो क्या करता है? पुतली के जो व्यास होता है उसको घटा करके बढ़ा करके, पुतली का जो व्यास होता है उसको घटा बढ़ा करके नेत्र में प्रकाश की जो मात्रा होती है उसका नियंत्रण करता है। ठीक है, कि ज़्यादा अधिक मात्रा में भी ना जाए और कम में भी ना जाए। थर्ड जो लेयर होती है आँख की वो होती है न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। देखो, दो लेयर्स पढ़ ली। और अब लास्ट जो लेयर होती है न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक। और नेत्र गोलक की सबसे भीतरी परत होती है, इसके भी तीन भाग होते हैं, पार्स सिलियरिस, पार्स इरिडिका और पार्स ऑप्टिका। पार्स सिलियरिस सिलेरी काय से जुड़ा हुआ होता है। पार्स इरिडिका आइरिस के ठीक पीछे होता है। पार्स ऑप्टिका इसे रेटिना कहते हैं। पार्स ऑप्टिका वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। और इसमें भी तीन निम्न स्तर प्रेजेंट होते हैं। एक तो पिगमेंटेड लेयर होता है, एक किसमें? रेटिना में। रेटिना जो होता है न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक भाग में प्रेजेंट होता है रेटिना। पार्स ऑप्टिका भी बोलते हैं इसको। पिगमेंटेड लेयर प्रेजेंट होती है जिसमें मेलानिन रंगाकार प्रेजेंट होते हैं जिसमें। और सेंसरी लेयर रोड्स और कोन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं सेंसरी लेयर्स में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रोड्स और कोन्स होती क्या हैं। देखो, रोड्स जो होती हैं शलाका जो होती हैं लंबी, पतली व बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। देखो, रोड्स जो होती हैं, शलाका जो होती हैं लंबी, पतली व बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं जिनकी संख्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। प्रकाश व अंधकार में विभेद कराती हैं। जो प्रकाश और अंधकार होता है उसमें भी क्या कराती हैं? विभेद कराती हैं। रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है, शलाका या रोड्स के बारे में बात करें तो लंबी, पतली व बेलनाकार कोशिकाएं होती हैं और संख्या इनकी ज़्यादा होती है। लंबी, पतली, बेलनाकार कोशिकाएं होती है, संख्या इनकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं। और प्रकाश व अंधकार में ये क्या कराती हैं? विभेद कराती हैं, प्रकाश में और अंधकार में। रोडोप्सिन इसमें प्रेजेंट होता है बैंगनी रंग का। दृष्टि शंकु के बारे में बात करें तो रॉड्स तो हमने क्या की? लंबी, पतली, बेलनाकार संरचना होती है। रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है इसमें। अंधकार और प्रकाश में विभेद कराती हैं कौन? रॉड्स। कोन्स के बारे में बात करें तो मोटी और छोटी, तीव्र प्रकाश में विभिन्न रंगों में विभेदन की क्षमता होती है और इसमें आइडोप्सिन वॉयलेट कलर का होता है, बैंगनी रंग का, वो प्रेजेंट होता है कोन्स में। दृष्टि शंकु होते हैं ये। शलाका और शंकुओं के नीचे एक क्षैतिज न्यूरॉन की परत होती है और आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर बोलते हैं उसको। ये शंकु और जो शलाका और शंकु के ठीक नीचे होती है। इसके बाद बाइपोलर न्यूरॉन का स्तर आता है। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पे पाया जाता है? तो द्विध्रुव जो न्यूरॉन होता है वो पाया जाता है रेटिना में। ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन का स्तर होता है जिसमें डेंड्रन व एक्सॉन पाए जाते हैं। जिसमें क्या पाए जाते हैं? डेंड्रन और एक्सॉन पाए जाते हैं। द्विध्रुवी न्यूरॉन केवल रेटिना की विशेषता होती है। द्विध्रुवी केवल रेटिना की विशेषता होती है, ये यहाँ पे पढ़ लिया। देखो, द्विध्रुवी न्यूरॉन कहाँ पे? बाइपोलर न्यूरॉन पाया जाता है रेटिना में। एमेक्राइन सेल्स की परत को इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, एमेक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? रेटिना में होती हैं। एमेक्राइन सेल्स की परत को क्या बोलते हैं? इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर बोलते हैं। ठीक है, गैंग्लियोनिक लेयर्स के बारे में बात करें तो तंत्रिका गुच्छिकाओं की बनी होती है जो बाइपोलर न्यूरॉन के एक्सोन के साथ सिनेप्सिस बनाते हैं। गैंग्लियोनिक जो लेयर्स होती हैं वो तंत्रिका गुच्छिकाओं की बनी होती है जो बाइपोलर न्यूरॉन के एक्सोन के साथ क्या बनाते हैं? सिनेप्सिस बनाते हैं। सिनेप्सिस बनाते हैं। सिनेप्सिस के बारे में हमने पहले बात की हुई है, तंत्रिका जब हमने पढ़ा था, नर्वस सिस्टम पढ़ा था, तब हमने सिनेप्सिस के बारे में बात की थी। बाइपोलर न्यूरॉन के साथ एक्सोन के साथ ये सिनेप्सिस बनाते हैं। ठीक है,
और सभी तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन मिलकर के ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑप्टिक नर्व। देखो तंत्रिका के जो एक्सॉन होते हैं वो बहुत सारे मिल करके ऑप्टिक नर्व बनाते हैं और जो रेटिना को भेदती हुई मस्तिष्क में जाती है। और रेटिना को भेदती हुई ये जो ऑप्टिक नर्व होती है वो कहाँ जाती है? मस्तिष्क में जाती है। जिस स्थान पर ऑप्टिक नर्व नेत्र गोलक की दीवार को छेद करके बाहर निकलती है वहाँ पर रॉड्स तथा कोन्स एब्सेंट होती हैं। जिस स्थान पर, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु बोलते हैं। यानी कि जिस स्थान पर ऑप्टिक नर्व नेत्र गोलक की दीवार को, यानी कि जो रेटिना होता है उसकी दीवार को भेद करके बाहर निकलती है वहाँ पे रॉड्स और कोन्स नहीं पाई जाती और उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ से क्या है? ऑप्टिक नर्व निकलती है। येलो स्पॉट भी पाया जाता है जिसको मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं। ये क्या है? अंध बिंदु से थोड़ा ऊपर जहाँ ओनली शंकु जो होते हैं कोन्स प्रेजेंट होती हैं। अंध बिंदु जो होता है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है और जहाँ पर कौन से ये शंकु प्रेजेंट होते हैं, इसके केंद्र में एक गर्त प्रेजेंट होता है और उसको बोलते हैं फोबिया। इसके केंद्र में एक गर्त प्रेजेंट होता है और उसको क्या बोलते हैं? फोबिया बोलते हैं। दृष्टि क्रियाएं अधिकतम होती हैं, देखना इसमें यहाँ पे स्पष्ट होता है। जो इसके केंद्र में, यानी कि जो येलो स्पॉट होता है, मैक्यूला ल्यूटिया होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो थोड़ा सा ऊपर होता है अंध बिंदु से, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट से थोड़ा सा ऊपर होता है और इसके भी केंद्र में एक गर्त प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं फोबिया, जहाँ पे विजन बिल्कुल स्पष्ट होता है, यानी कि दृष्टि क्रियाएं अधिकतम होती हैं, देखना स्पष्ट होता है यहाँ पे। किस वाले पार्ट में? फोबिया वाले पार्ट में। अब लेंस के बारे में बात करें तो जो लेंस होता है पारदर्शी व वाई कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है आई में। जो आँख होती है उसमें पारदर्शी और कौन सा? उभय उत्तल, यानी कि वाई कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता है। मेढक में लेंस गोल और स्फेरिकल होता है। मेढक में कैसा होता है? गोल और स्फेरिकल होता है, जबकि हमारे यहाँ मनुष्य में होता है बाई कॉन्वेक्स। ठीक है। लेंस नेत्र गोलक की गुहा को दो कक्षों में बांटता है। एक तो होता है एक्वेस चैम्बर, एक होता है विट्रस चैम्बर। एक्वेस चैम्बर के बारे में बात करें तो कॉर्निया व लेंस के बीच का भाग होता है ये, कॉर्निया और लेंस के बीच का। देखो एक्वेस चैम्बर के बारे में बात करें तो कॉर्निया, ये तो हो गया कॉर्निया, ठीक है, ये कॉर्निया हो गया, तो ये कॉर्निया और जो लेंस है उसके बीच का जो भाग होता है यहाँ पे उसको बोलते हैं एक्वेस चैम्बर। क्या बोलते हैं? एक्वेस चैम्बर बोलते हैं। कॉर्निया और आइरिस इसके दोनों भागों में बढ़ता है। ये जो आइरिस है, क्या है? आइरिस जो है इसको दोनों भागों में क्या है? बांटता है, ठीक है। एक तो होता है एंटीरियर चैम्बर, एक होता है पोस्टीरियर चैम्बर। कॉर्निया और आइरिस के मध्य में, कॉर्निया और आइरिस के मध्य में होता है एंटीरियर, जिसको वीनस चैम्बर भी बोलते हैं। आइरिस और लेंस के मध्य में होता है धमनी और ओटो ऑक्सीजन पदार्थ पहुंचाती है, ठीक है, धमनियाँ व ऑक्सीजन पदार्थ पहुंचाती है, ठीक है। यहाँ पे विट्रस चैम्बर कहाँ पे होता है? तो ये होता है विट्रस चैम्बर। देखो यहाँ पे क्या होता है? लेंस, जो ये लेंस है और जो रेटिना है, ये वाला जो रेटिना जो है, इसकी जो लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है, ये विट्रस चैम्बर बोलते हैं इसको। देखो आई की संरचना के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो आउटर लेयर, मोस्ट लेयर होती है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ये एक्वेस चैम्बर पाया जाता है, ये लेंस हो गया, ठीक है। और ये जो पाया जाता है ये आइरिस होता है। इसके अलावा हम तीन लेयर्स होती हैं। देखो सबसे बाहरी होती है एक तो होती है स्कैलरा लेयर, फिर होती है क्या? फिर होती है कोरॉइड, और आंतरिक वाली होती है रेटिना। तो रेटिना ये यहाँ से ये पाया जाता है फोबिया, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये है ब्लाइंड स्पॉट जहाँ से नर्व्स वगैरह जा रही हैं, ठीक है। ये इस तरह से नर्व्स वगैरह निकली होती हैं और माइंड तक पहुँचती हैं, ऑप्टिक नर्व, और ठीक है। तो इस तरह से ये संरचना होती है। तो इसके तीन, स्कैलरा, कोरॉइड और रेटिना, तीन भागों में। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? वर्किंग ऑफ आई। देखो वर्किंग देखते हैं आई की, तो वस्तु की उल्टी वास्तविक व छोटी इमेज नेत्र की दृष्टि पटल पर पड़ती है। पहले वस्तु की कैसी इमेज पड़ती है? छोटी पड़ती है। वस्तु की उल्टी वास्तविक व छोटी, उल्टी वास्तविक व छोटी इमेज नेत्र की दृष्टि पटल पर पड़ती है। वस्तु की उल्टी वास्तविक व छोटी इमेज, वस्तु की कैसी इमेज होती है? उल्टी होती है, वास्तविक होती है, छोटी इमेज होती है। उल्टी वास्तविक व छोटी इमेज नेत्र के दृष्टिपटल पर पड़ती है। रेटिना की संवेदी कोशिकाएं संवेदित होती हैं। ऑप्टिक नर्व इस संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचा देती है। रेटिना की संवेदी कोशिकाएं संवेदित होती हैं। वस्तु की उल्टी वास्तविक व छोटी इमेज नेत्र की दृष्टिपटल पर पड़ती है। रेटिना की संवेदी कोशिकाएं संवेदित होती हैं, ठीक है। और संवेदित होने के बाद ऑप्टिक नर्व इस संवेदना को मस्तिष्क तक क्या होती है? ब्रेन तक पहुंचा देती है।
नेत्र लेंस के जो कर्वेचर होता है, नेत्र लेंस के जो वक्रण होता है, कर्वेचर, व्यास को परिवर्तन कर फोकस दूरी में परिवर्तन लाने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, समायोजन बोलते हैं। ठीक है, मैमल्स और बर्ड्स के नेत्रों में समायोजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, हमारे अंदर क्या है, मैमल्स हैं हम लोग, तो हमने समायोजन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि इसका मतलब होता है फोकस दूरी में परिवर्तन लाने की क्षमता जो होती है उसी नेत्र लेंस का जो कर्वेचर होता है ये काम कर लेता है और व्यास को परिवर्तन कर देता है, और फिर व्यास में और फोकस दूरी में परिवर्तन लाने की जो क्षमता होती है उसको समायोजन कर ले बोलते हैं। दिन रात की दृष्टि कैसे होती है, देखो फोटोपिक दृष्टि बोलते हैं। दिन रात की जो दृष्टि होती है वो शंकु का कार्य होता है। जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, जो रोड्स और कोन्स, जो कोन्स होती हैं, उनका काम होता है फोटोपिक दृष्टि। स्कोटॉपिक दृष्टि शलाका का कार्य होता है। देखो फोटोपिक यानी दिन रात की जो दृष्टि होती है वो कौन करता है, दिन और रात में फ़र्क कौन करता है, जो शंकु होती हैं वो करती हैं। शलाका कोशिकाएं स्कोटॉपिक दृष्टि। रेटिना में तीन प्रकार शंकु जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एरिथ्रोलैब यानी कि लाल कलर को, और क्लोरोलैब यानी कि हरे कलर को, और साइनोलैब यानी कि नीले कलर को। लाल, हरे और नीले, यानी लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग होते हैं। इनको जल्दी से ये पहचान पाता है, लाल, हरा और नीला। रेटिना में जो शंकु होते हैं ये तीन कलर्स को आसानी से पहचान लेते हैं। ठीक है, लाल, हरा और नीला। तो ये हो गई हमारी क्या, जो आई जो थी उसकी कंप्लीट हो गई। हमने कार्यविधि वगैरह, इसका फंक्शन वगैरह पढ़ लिया। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, कर्ण के बारे में। कर्ण की संरचना के बारे में बात करते हैं तो श्रवण और संतुलन अंग होता है। जो कर्ण होता है, एयर जो होता है, ईयर जो इसको बोलते हैं, वो क्या है, श्रवण और संतुलन अंग होता है। ये फोटो रिसेप्टर कहलाते हैं। क्या बुलाते हैं, फोटो रिसेप्टर। ठीक है, फोटो रिसेप्टर। दो कार्य होते हैं इनके, ध्वनि तरंगों को ग्रहण करना और श्रवण ज्ञान। शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी मूलभूत कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना। कर्ण की संरचना को तीन भागों में विभक्त किया गया है। देखो, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल, यानी कि बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और अंत कर्ण। तीन संरचनाओं में भागों में इसको बांटा गया है। जिस स्थान पर देखो, एक तो होता है बाह्य कर्ण। क्या होता है, एक्सटर्नल लेयर जो होता है, बाह्य कर्ण जो होता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक तो होता है, इसके भी दो भाग होते हैं। एक तो होता है कर्ण पल्लव और एक होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस। जो एयरपिना जो होता है, कर्ण पल्लव जो होता है, इसके भी बाह्य कर्ण में प्रेजेंट होता है एयरपिना। एयरपिना देखो, वायु में तरंगों को प्रेजेंट, जो तरंगे होती हैं वायु में, उसको एकत्रित करता है, जो कि ध्वनि तरंग उत्पन्न करती हैं। प्रेजेंट एयरड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसमें यहाँ पे एयरड्रम प्रेजेंट होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है बाह्य कर्ण में। इसकी भित्ति में रूपांतरित श्वेत ग्रंथियाँ, सेरोमिनस ग्रंथियाँ और तेल जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। रूपांतरित श्वेत ग्रंथियाँ, सेरोमिनस जो ग्रंथियाँ, तेल जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेरोमिन, जो कि क्या, सेरोमिन और एयरवैक्स जो होता है उसका श्रवण कौन करती हैं, तो ये जो भित्ति होती हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, एयर ड्रम की जो भित्तियाँ होती हैं उनके द्वारा ये सेरोमिन और एयरवैक्स जो होता है वो श्रावित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, बाह्य कर्ण की संरचना। फिर मध्य कर्ण में जाते हैं तो मध्य कर्ण गुहा में एक टिम्पैनिक गुहा एक नलिका द्वारा ग्रसनीय गुहा से जुड़ी रहती है और इस गुहा को बोलते हैं यूस्टैचियन डक्ट। एक जो गुहा होती है और मध्य कर्ण में, और उस गुहा को बोलते हैं यूस्टैचियन डक्ट। यूस्टैचियन डक्ट कहाँ पाई जाती है, मिड लेयर में। टिम्पैनिक गुहा के दो छिद्रों का अंत कर्ण की गुहा से जुड़ी रहती है। दो गुहा जो होती हैं वो भी दो छिद्रों द्वारा अंत कर्ण की गुहा से जुड़ी हुई होती है, फेनेस्ट्रा ओबेलस और फेनेस्ट्रा रोटेंडस। ठीक है, ये किसकी संरचना है, ये मिडिल जो एयर होता है यानी कि मध्य कर्ण होता है, स्टैचियन डक्ट पाया जाता है, एक नलिका होती है स्टैचियन डक्ट, उसके बाद फेनेस्ट्रा ओबेलस, फेनेस्ट्रा रोटेंडस, और इसमें मिस प्रेजेंट होती है। मिस यानी कि मेलिस, इनकस और स्टेपिस जो बोन्स होती हैं तीनों, ये किस में प्रेजेंट होती हैं, इसकी मध्य कर्ण जो होता है उसमें प्रेजेंट होती है मिस। साइनोबियल हिंज जॉइंट के द्वारा मेलस इनकस से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब अंतकर्ण के बारे में बात, मिस कहाँ प्रेजेंट होती है, तो मध्य कर्ण में। उसके बाद अंतकर्ण के बारे में बात करें तो अंतकर्ण की जो इंटरनल लेयर होता है ये घनी होती है, अस्थि गहन यानी कि बोनी, लैबिरिंथ यानी कि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, कला गहन, एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। इसमें जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ होता है इसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है।
यह बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ की बनी हुई होती है। इंटरनल अंतकर्ण जो होता है एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। पिछला सिरा बोलते, इसका जो पिछला सिरा होता है वो होता है कोक्लिया। कोक्लिया जिसको बोलते हैं, ये कुंडलित भाग होता है, ये इस तरह से कुंडलित जो भाग होता है उसको बोलते हैं कोक्लिया। ठीक है। काला गहन भीतर से खोखला होता है, ये भीतर से खोखला होता है। इसकी गुहा में एंडोलिम्फ नामक दूधिया रसदार द्रव्य भरा होता है। एंडोलिम्फ नामक ये दूधिया रसदार होता है, दूधिया रसदार द्रव्य भरा हुआ होता है कोक्लिया के अंतर्गत। ठीक है। अंतकर्ण में कोक्लिया के ऊपर वेस्टिबुलर तंत्र प्रेजेंट होते हैं। वेस्टिबुलर ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ से बनी हुई वेस्टिबुलर तंत्र प्रेजेंट होते हैं कोक्लिया के ऊपरी भाग में। जो कोक्लिया होता है उसके ऊपरी भाग में, ये किसकी बारे में बात करें हम, इंटरनल लेयर में कोक्लिया प्रेजेंट होता है, उसमें भी ऑर्गन ऑफ ओटोलिथ से बना हुआ होता है। कोक्लिया के स्ट्रक्चर प्रेजेंट में स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला टेम्पेनी। इसकी स्ट्रक्चर में स्कैला वेस्टिबुलाई पेरिलिम्फ भरा होता है और स्कैला टेम्पेनी दो संरचनाएं पाई जाती हैं कोक्लिया की संरचना में। स्कैला मीडिया, यह कोक्लियर नलिका की त्रिकोणीय गुहा होती है। कैसी गुहा होती है, कोक्लियर जो नलिका होती है स्कैला मीडिया, उसकी इसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। कोक्लियर मीडिया की पतली पृष्ठ दीवार को वेस्टिबुलर या रीजन्स मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। तो कोक्लिया किसका भाग होता है, कोक्लिया भाग होता है किसका, जो अंतकर्ण होता है उसका भाग होता है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या है, आधारीय झिल्ली पर स्थित प्रेजेंट रोम कोशिकाएं होती हैं। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, देखो आधारीय झिल्ली पर स्थित प्रेजेंट रोम कोशिकाएं श्रवण ग्राही के रूप में कार्य करती हैं। कैसे प्रेजेंट होती हैं रोम कोशिकाएं, श्रवण ग्राही के रूप में कार्य करती हैं। श्रवण ग्राही के रूप में ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो होती है वो कार्य करती हैं। रोम कोशिकाएं होती हैं ये श्रवण ग्राही का सुनना यानी कि हियरिंग। दिस एक्ट इज डन बाय ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। श्रवण क्रिया का जो सुनना होता है वो किसके के द्वारा होता है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के द्वारा होता है। अब देखो ये दोनों संरचनाएं हमने एयर भी पढ़ लिया और आई भी पढ़ ली। देखो अब एक नोट है, नेत्रों की उचित दृष्टि के लिए न्यूनतम 25 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए। यानी कि उचित दृष्टि के लिए न्यूनतम जो आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी होना आवश्यक होता है, चाहिए ही होती है। वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। स्तनियों में तंत्रिका आवेग की जो गति होती है वो 80 से 120 मीटर प्रति सेकंड होती है। स्तनीय जो वर्टिब्रेट्स होती है उसमें तंत्रिका आवेग की जो गति है, किसकी गति, तंत्रिका आवेग की जो गति होती है 80 से 120 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये हमने इन संरचनाओं के बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।